उत्सव नगर कहकर एक राज्य था जिसके राजा का नाम राजा प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह राजमहल में अपनी धर्म पत्नी दामिनी के साथ रहता था। प्रताप की पत्नी दामिनी और वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन प्रताप सिंह के स्वर्गवासी पिता के दोस्त विशंभर जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तभी वो प्रताप सिंह को अपने घर बुलाते हैं। आ गए तुम प्रताप बेटा। विशंभर काका, आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरा परलोक जाने का समय हो गया है। मेरे प्राण किसी भी समय जा सकते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ एक जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी काका? बेटा, मेरी बीवी भी कई वर्ष पहले इस दुनिया से अपना स्वर्गवास कर चुकी है और अब मेरे जाने के बाद मेरी बेटी उर्वशी एकदम अकेली पड़ जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह कर लो और उसकी हिफाजत करो। वादा करो बेटा, करोगे ना तुम मेरी बेटी से विवाह? लेकिन काका, मेरा विवाह तो दामिनी से हो चुका है और वो मेरी अर्धांगिनी है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। मेरी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए विवाह कर लो उर्वशी से। मैं तुमसे विनती करता हूँ बेटा। इतना बोलकर विशंभर अपना दम तोड़ देता है और बेचारी प्रताप सिंह को न चाहते हुए भी विशंभर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उर्वशी से विवाह करना ही पड़ता है, क्योंकि विशंभर ने प्रताप सिंह और उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। इसलिए प्रताप सिंह उनकी इस इच्छा को मना भी नहीं कर पाता है। लेकिन विशंभर जैसे नेक और अच्छे दिल वाला होता है, वैसी उसकी बेटी उर्वशी नहीं होती। वो बहुत लालची होती है। अरे वाह, ये महल तो मेरे महल से भी कई गुना ज्यादा सुंदर है, और तो और हुकुमसा के पास बहुत सारा पैसा भी है। मेरी तो दीपावली ही हो गई है इनसे विवाह करके। दामिनी को प्रताप और उर्वशी के विवाह से कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि वो जानती थी ये विवाह सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी की बुनियाद पर ही टिका हुआ है। राजा प्रताप सिंह अक्सर जंगल में शिकार करने जाया करते थे। एक दिन वो जंगल में एक जख्मी हिरन को देखते हैं। अरे नहीं, ये हिरन तो पीड़ा में है। इसे तो कितनी चोट आई है। मुझे इसे तुरंत अपने राजमहल में ले जाना होगा और वैद्य जी को बुलाकर इसका इलाज कराना होगा। हाँ राजा जी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे इस चोट के कारण बहुत दर्द हो रहा है। हिरन को बोलते देख प्रताप सिंह अचंभित हो जाता है। अरे ये क्या? तुम तो अपने मुख से बोल सकते हो। ये तो गजब हो गया। हाँ राजा जी, क्योंकि मैं कोई साधारण हिरन नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई हिरन हूँ। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं मेरा जादू स्वयं अपने आप पर नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसलिए मुझे अपनी चोट को ठीक करने के लिए किसी और की आवश्यकता है। प्रताप सिंह उस हिरन को अपने राजमहल में ले जाता है और वैद्य जी आकर उस हिरन को ठीक करते हैं। और उनके जाने के बाद, धन्यवाद राजा जी, आप जैसे राजा मैंने कभी नहीं देखा। आप पैसों से तो धनी हैं ही, लेकिन दिल से भी बहुत धनी हैं। इसलिए मैं आपको भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। तभी अचानक से प्रताप सिंह देखता है कि हिरन की सींग उसके शरीर से अलग होकर वो प्रताप सिंह के हाथ में आ जाती है। ये सींग, मैं इसका क्या करूँगा जादुई हिरन? ये जादुई सींग आपके लिए मेरी तरफ से भेंट है। इस सींग से आप जो मांगोगे वो सब आपको मिल जाएगा। अगर आजमाना हो तो अभी आजमा लीजिए।
कहिए, आपको इस वक्त क्या खाने का मन कर रहा है? फिलहाल तो मुझे मीठे गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है। गुलाब जामुन मिल जाएं। प्रताप सिंह के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे गुलाब जामुन प्रकट हो जाते हैं और वो अलौकिक दृश्य देखकर प्रताप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में चमत्कारी सींग है। अब मैं जा रहा हूँ राजा जी, अब आप ही इस सींग के असली मालिक हैं। शुक्रिया हिरन। हिरन वहाँ से चला जाता है, लेकिन हिरन और प्रताप के बीच की बातों को उर्वशी कक्ष के बाहर से सुन लेती है और अब वो अपनी नजर उस जादुई सींग पर रखती है। अब तो इस जादुई सींग को मेरा ही होना होगा और जब मैं इसे हुकुमसा के हाथों से प्राप्त करके अपने हाथों में पाऊंगी तभी इस विश्व की सबसे ताकतवर रानी बन जाऊंगी। प्रताप दामिनी को वो सींग दिखाता है और उसका परिचय कराता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत सींग है। हुकुमसा, आप इसका उपयोग किस काम में करोगे? हमारी प्रजा की भलाई हेतु। हाँ दामिनी, मैं इस जादुई सींग के जरिए अपनी प्रजा, अपने राज्य के लोगों को वो सारी सुविधाएं दे दूंगा जो उन्हें कभी नहीं मिल पाई और जो उन्हें मिलना नामुमकिन के बराबर है। अरे वाह, ये विचार मुझे भी अत्यंत उचित लग रहा है। आप यही कीजिए। ईश्वर की कृपा दृष्टि से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस जादुई सींग से हम उनकी मदद करेंगे जिनके पास कुछ नहीं है। प्रताप सिंह उस जादुई सींग के जादू से अपने राज्य के लोगों के लिए मुफ्त में ढेर सारा राशन, मुफ्त में सभी को पक्की ईंट वाले घर, बाकी कई सुविधाएं प्राप्त कराता है। लेकिन ये सब देखकर उर्वशी का खून जलने लगता है। अरे, ये हुकुमसा को क्या हो गया है? दिन भर बस उस सींग के साथ चिपके हुए रहते हैं और गांव वालों की मदद करते रहते हैं। नहीं, मैं उस सींग को हुकुमसा से लेकर ही रहूंगी हर हाल में। रात में जब प्रताप सिंह उस जादुई सींग को संदूक में रखकर सो जाता है, तभी उर्वशी चुपके उसके कक्ष में आकर उस संदूक को लेकर जाती है और वो उसे खोलकर उसमें से वो जादुई सींग निकालती है। अरे वाह वाह, आखिरकार मैंने हिरन की जादुई सींग चुरा ही ली। हे जादुई सींग, अब से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और अब तुम्हारा सबसे पहला आदेश ये है कि तुम्हें हुकुमसा और उनकी पहली धर्म पत्नी दामिनी को जान से मारना है और मुझे एक सोने का महल देना है जिसमें हर एक चीज सोने की बनी हो। उर्वशी के इतना बोलते ही उस सींग में से एक अलग सी रोशनी उजागर होती है और उस रोशनी को देखकर उर्वशी अंधी हो जाती है। नहीं नहीं, मैं अंधी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? उम्मीद नहीं थी उर्वशी कि तुम ऐसा छल करोगी, लेकिन अब तुम्हें इस छल की कीमत चुकानी ही होगी। तुमने जो इतना बड़ा दुस्साहस किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। नहीं नहीं हुकुमसा, ऐसा मत कीजिए। हुकुमसा, हुकुमसा। सेनापति, इसे जेल में कैद कर दो। और इस तरह उर्वशी उम्र भर कारावास में सजा काटती है और प्रताप सिंह उस जादुई सींग का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए ही करता है। त्रिलोकपुर गांव में दो दोस्त जगदीश और महेश रहते, जो अक्सर एक साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते। अरे महेश, वो देख, लगता है कोई हिरन जख्मी पड़ा है। चल पास चलकर देखते हैं। अरे हाँ जगदीश, ये तो सच में एक जख्मी हिरन है, लेकिन इसकी ये हालत हुई कैसे? जगदीश, हमें इस बेचारी हिरन की मदद करनी चाहिए। अरे महेश, हम यहाँ लकड़ियाँ काटने आए हैं, हिरन को बचाने नहीं। छोड़ना इसे, एक जानवर ही तो है।
ये तुम कैसी बात कर रहे हो जगदीश? जानवर है तो क्या हुआ, वो भी तो एक जीवित प्राणी है। बेचारी को कितना दर्द हो रहा होगा। देख भाई महेश, अगर तुझे इसकी मदद करनी हो तो कर। मैं तो चला लकड़ियां काटने, क्योंकि लकड़ियां काटने से ही मेरा घर चलेगा, जानवर की मदद करने से नहीं। ये बोलकर जगदीश वहां से चला जाता है, लेकिन महेश हिरन के पास ही रहता है और देखता है हिरन की एक सींग टूट गई है, जिस कारण हिरन जख्मी हो गई है। महेश किसी तरह हिरन और उसकी टूटी हुई सींग को घर ले आता है। अरे ये क्या जी, ये तो हिरन है और ये तो जख्मी भी है, ये आपको कहाँ मिल गई? सरला, जंगल में मुझे ये जख्मी हालत में पड़ी मिली। मुझे इस पे दया आ गई तो मैं इसे घर ले आया। तुम इसके जख्म पे दवा लगा दो तो ये ठीक हो जाएगी। महेश की पत्नी हिरन को दवा लगाती है। तभी वह हिरन एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है, जिसे देख सरला और महेश दोनों के होश उड़ जाते हैं। मुझे देखकर घबराओ मत बच्चों, मैं एक मायावी औरत हूँ। मुझे हमेशा अच्छे इंसान की तलाश रहती है और मैं रूप बदलकर लोगों को परखती हूँ। तुम दोनों वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही दयावान हो। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों को वरदान के रूप में ये टूटी हुई सींग दे रही हूँ। ये एक जादुई सींग है। जब भी तुम मुसीबत में होगे, ये सींग तुम्हारे काम आएगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत अदृश्य हो जाती है। अगली सुबह महेश फिर से जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और वहीं उसे उसका मित्र जगदीश मिलता है, जो काफी उदास होता है। क्या हुआ जगदीश, तुम लकड़ियां नहीं काट रहे और इतने उदास क्यों हो? महेश, अब हम इस जंगल में लकड़ियां नहीं काट पाएंगे। मुझे आज ही पता चला है, इस जंगल को किसी बड़े सेठ ने खरीद लिया है। वो इस जंगल पे कुछ बड़ा काम करने वाला है और उसने इस जगह पे लकड़ियां काटने से मना कर दिया है। अरे भाई, फिर तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी हम पे। हमारा गुजारा कैसे होगा, हम क्या करेंगे? हाँ महेश, लकड़ियां तो अब काट नहीं पाएंगे, कुछ और ही काम देखना होगा। हाँ, मेरी पहचान वाला एक व्यक्ति है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। सोच रहा हूँ उससे बात करूँ, शायद कोई काम बन जाए। भाई जगदीश, मेरे लिए भी बात कर लो, बहुत मेहरबानी होगी, वरना मेरा क्या होगा? ठीक है महेश, मैं जल्द ही बात करके बताता हूँ। ये कहकर दोनों अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। महेश के घर आते ही सरला महेश से कहती है, अरे आज भी आप खाली हाथ वापस आ गए। कल तो चलो आपने हिरन को बचाया था, लेकिन आज तो लकड़ियां काट लेते। रोज रोज अगर ऐसा करेंगे तो घर कैसे चलेगा? सरला, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जंगल बिक गया है और जंगल के नए मालिक ने लकड़ियां काटने से सभी को मना कर दिया है, इसलिए हमें अब कोई और काम देखना होगा। जगदीश ने कहा है वो जल्द ही कोई काम का जुगाड़ लगाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। महेश जगदीश का इंतजार करता रहता है, लेकिन जगदीश नहीं आता। जी सुनिए, आज हमें कितने दिन हो गए जगदीश भैया का इंतजार करते हुए, लेकिन वो नहीं आए। घर की हालत बिगड़ती जा रही है, अब क्या करेंगे हम? सरला, मैं जगदीश के घर जाकर देखता हूँ। महेश जगदीश के घर जाता है। भाई जगदीश, इतने दिनों से मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ, तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। वो क्या है ना महेश, मैंने सेठ जी से तुम्हारे लिए बात तो की थी, पर उन्होंने कहा अब कोई जगह नहीं बची है, तो मैं तुम्हें क्या बताता। देखता हूँ कहीं और काम होगा तो जरूर बताऊंगा। जगदीश की बात सुन महेश उदास होकर चला जाता है। महेश के जाने के बाद जगदीश की पत्नी
आप तो कह रहे थे फैक्ट्री में और लोगों की जरूरत है, तो आपने महेश भाई से झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं महेश को काम पे जानबूझकर नहीं लगवाना चाहता। ये जहाँ भी जाता है अपनी अच्छाई दिखाता है और मुझसे आगे बढ़ जाता है। मुझे इससे जलन होती है। जैसे ही महेश घर आता है, सरला महेश को देख समझ जाती है कि महेश को काम नहीं मिलेगा। तभी सरला को हिरन की जादुई सींग का ख्याल आता है। अरे सुनिए जी, उस मायावी बूढ़ी औरत ने कहा था हिरन की जादुई सींग मुसीबत में हमारे काम आएगी। अब इससे ज्यादा मुसीबत और क्या आएगी? वो जादुई सींग तो हमारे किसी काम नहीं आई। नहीं सरला, शायद हमने जादुई सींग का उपयोग किया ही नहीं, इसीलिए वो अभी तक हमारे काम नहीं आई। सरला, तुम जादुई सींग लेकर आओ। सरला जादुई सींग लेकर आती है। जादुई सींग, हम काफी मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। अब महेश उन पैसों से एक आम का बाग खरीदता है और आमों का व्यापार शुरू करता है। जल्द ही वह एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। एक दिन वह एक फैक्ट्री में अपना पेमेंट लेने गया होता है, जहां जगदीश उसे देखता है। अरे, ये महेश यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये यहाँ काम मांगने तो नहीं आया? लेकिन इसने सेठ की तरह कपड़े क्यों पहन रखे हैं? लगता है ये पागल हो गया है। अच्छा है, सेठ जी आकर अभी इसे यहाँ से भगाएंगे। ये नजारा तो देखने लायक है। तभी महेश के पास फैक्ट्री का मालिक आता है। अरे महेश जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद आ जाता आपके पास। चलिए, आप आ ही गए हैं तो बताइए क्या सेवा करूँ मैं आपकी? कुछ नाश्ता मंगवा देता हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए। मुझे कहीं और भी जाना है तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अगर आप मेरा पेमेंट दे दें तो मैं निकल जाता हूँ। हाँ हाँ महेश जी, आपका पेमेंट तैयार है। आइए, मैं आपको आपका पेमेंट दे देता हूँ। उन दोनों की बातें सुन जगदीश का सिर चकरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह एक दूसरे वर्कर से पूछता है। तब दूसरा वर्कर उसे बताता है। अरे, ये महेश जी हैं। इनका आमों का बहुत बड़ा व्यापार है। बहुत ही धनी व्यक्ति हैं ये, हमारी फैक्ट्री के मालिक से भी ज्यादा। वर्कर की बात सुन जगदीश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे उसके पुराने दिन याद आने लगते हैं। एक वो दिन था जब हम साथ में लकड़ियां काटने जाते थे। मैंने अपने दोस्त के साथ ही बुरा चाहा, उसके साथ धोखा किया। शायद इसीलिए वो आज इतना धनी हो गया और मैं वहीं का वहीं रह गया।